बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अगर आप ये देखें कि पीडीएम ने एक बड़ी डिटेल मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने जुमेरात की रात को लेट नाइट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान में, तो आपको एक तासुर मिलेगा अगर आप उसको सुनते हैं कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। यानी पीडीएम का ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब का और मरियम नवाज़ साहिबा का जो सॉफ्टवेयर है वो बड़ी अच्छी तरह अपग्रेड हो गया और अब वो वैसी बातें नहीं कर रहे जैसी बातें वो माजी में कर रहे थे। मिसाल के तौर पे फजलुर रहमान साहब, ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे हुआ, इसकी वजह क्या है, ये अंदर की बात है, आप तक पहुंचाते हैं। अभी फजलुर रहमान साहब जो बराह रास्त फ़ौज पे और रियासती इदारों के ऊपर सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने अपनी ये जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसमें वो बहुत मोहतात नज़र आए। उन्होंने फ़ौज के ऊपर उंगलियां नहीं उठाई, जजेस के ऊपर वैसे उंगलियां नहीं उठाई, इदारों को उन्होंने वैसे गाली नहीं दी, उनको बुरा भला नहीं कहा जिस तरह वो पहले कहते रहे हैं, और ना उनके साथ खड़े हुए लोगों ने कहा। अब उनके अपने जो बयानात हैं जो उन्होंने माजी में दिए हुए हैं उनसे भागना उनके लिए मुश्किल हो गया। हुआ ये कि कुछ सहाफ़ियों ने सवालात पूछे, 4-5 मरतबा ऐसा हुआ कि फजलुर रहमान साहब को सहाफ़ियों को रोकना पड़ा, टोकना पड़ा, उल्टे सीधे जवाब देकर जान छुड़ानी पड़ी। यानी एक सहाफ़ी भी सवाल कर रहे थे, उन्होंने कहा तकरीर मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे। एक और सहाफ़ी सवाल कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि ये आप खबर निकालना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, तो उनको भी उन्होंने इस तरह किया। 2-3 सहाफ़ियों को उन्होंने टॉन्ट मारे या इस तरह के जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए जिनसे कोशिश की कि जान छूट जाए मेरी इस सवाल से। हालांकि कुछ सवालात ऐसे थे जो मुझे लगता था वहाँ पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ होता है, सहाफ़ी तो बड़े काबिल हैं, मैं उन पर उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन वहाँ पे ये भाग दौड़ होती है, फिर सवालात अपनी मर्ज़ी के लोगों से पहले पूछे जा रहे होते हैं सहाफ़ी, और एक शोर मचा हुआ होता है और फिर ये भाग जाते हैं जैसे ही टफ क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो ये नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ही करती हैं। अब माजी में जिस हुकूमत को बर्दाश्त करना एक दिन भी इनके लिए मुमकिन नहीं था, जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के DGISI, जिनका ये चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे, जिनको एक दिन भी ये दफ्तर में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, अब उनके लिए अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनके बारे में बात भी नहीं कर रहे। कर क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, और ये भी कह रहे हैं साथ में एक ये कह रहे हैं और दूसरे साहब ये कह रहे हैं वही खड़े होकर मौलाना साहब कि पार्लियामान में हुकूमत को काम ही नहीं करने देंगे, उसको ईवान नहीं चलाने देंगे। तो एक कन्फ्यूजन है, पार्लियामेंट में जाना भी है, काम भी नहीं करना, करने भी नहीं देना। मैंने अभी जो पिछली वीडियो की है मैं आपको बताया कि एक्चुअली कितना बड़ा धोखा दिया है इन्होंने कौम को। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कौन सा झूठ बोला जो अब पकड़ा गया है। पीपल्स पार्टी और PMLN ने, मौलाना साहब भी इनके साथ शामिल थे। अब ये कहते हैं पार्लियामान में पूरा किरदार भी अदा करेंगे। आप अगर बॉडी लैंग्वेज देखें ना, तस्वीर जो अंदर से निकली हैं या वीडियोस जो अंदर से निकली हैं पीडीएम के इजलास, तो आपको उसके अंदर एक सन्नाटा सा नजर आएगा, आपको एक उसके अंदर जैसे सोग की कैफियत में उदास बैठे हैं सारे। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जो चीजें वो अचीव करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। जो पहला राउंड था इस तहरीक का, जहां पे इमरान खान साहब को 31 जनवरी को हर हाल में मुस्ताफी होना था, वहां तक की तहरीक में इमरान खान जीत गए और ये हार गए। आज एक शिकस्त खोरदा टोला बैठा हुआ था मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का, और उन्होंने एनालिसिस किया अपनी हार का और आगे जीतने के लिए नए रास्ते तलाश करना शुरू किए हैं। तो ये सॉफ्टवेयर अपडेट की जो मैंने बात की है, इसमें जो अनाउंसमेंट सबसे बड़ी थी वो ये थी कि 26 मार्च को हम एक लॉन्ग मार्च करेंगे। क्या वो तगड़ा और बड़ा लॉन्ग मार्च कर सकेंगे? बड़ा सवाल है, मैं आपको बताता हूं। लॉन्ग मार्च कहां जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज फजलुर रहमान साहब से जब ये सवाल किया गया ना कि आपकी लड़ाई किससे है, सहाफ़ी जो है वो कोशिश कर रहे थे कि आज फजलुर रहमान साहब ने एक जुमला नहीं बोला फौज के खिलाफ, आज एक लफ्ज़ नहीं बोला एस्टेब्लिशमेंट या इदारों के खिलाफ। तो सहाफ़ियों को उलझन होना शुरू हो गई। उन्होंने ये पूछा कि यार, इनको याद दिलाते हैं फजलुर रहमान साहब को कि आपकी लड़ाई, या मरियम नवाज साहिबा को, बिलावल को, कि आपकी लड़ाई फौज के साथ है। आप ये कहते रहे हैं कि हमारी सेलेक्टेड से नहीं सेलेक्टर्स से लड़ाई है, तो आपने फौज को बुरा भला नहीं कहा आज। तो उन्होंने याद दिलाया, उन्होंने कहा आपकी लड़ाई किससे है? तो फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हमारी लड़ाई गैर जमहूरी अमल से है।
और जो भी उसमें मुलव्वस है उसके खिलाफ हम एहतजाज करते रहेंगे। नाम नहीं लिया, फजलुर रहमान साहब मुन्ने के अब्बा तक पहुंच गए हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। तहरीक अदम एतमाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो बाकी तमाम जमातों को मुतासिर नहीं कर पाई, कायल नहीं कर पाई कि आप तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ लेकर आए। सब ने कहा कि हम नाकाम हो जाएंगे, हमारे नंबर ही पूरे नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम आपको बताएंगे नंबर पूरे हो जाएंगे, हम आपको नंबर पूरे करके देंगे। नहीं हो सकता, आप इमरान खान के हाथ मजबूत कर देंगे उल्टा। तो तय ये पाया कि सेनेट के इंतखाबात लड़ते हैं, खुफिया रायशुमारी में देखते हैं कि कितने लोग इमरान खान का साथ देते हैं और कितने हमारा देते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर सेनेट इंतखाबात में हमने अपनी इस्तात से या अपने वोटों से ज्यादा सीटें जीत ली, यानी पीटीआई के वोट भी अगर हमें पड़ गए, काफ लीग के भी हमें पड़ गए और हम ज्यादा सीटें जीत गए सेनेट के इंतखाबात में, तो फिर हम अदम एतमाद का रिस्क लेंगे और उसके ऊपर दोबारा डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके लिए पीपल्स पार्टी हमें यकीन दिलाएगी, बंदों का बताएगी एक बंद कमरे के अंदर कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, हम इमरान खान को उड़ाने वाले हैं। तो इस पर फिर पीपल्स पार्टी खामोश हो गई। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी यहां कायल नहीं कर पाई, तो फिर ये सारे बाकी जमातें मिलकर, जिनमें खास तौर पे नून लीग और फजलुर रहमान साहब हैं, ये मिलकर पीपल्स पार्टी को कायल नहीं कर पाए। पीपल्स पार्टी को कायल इसलिए नहीं कर पाए कि पीपल्स पार्टी कहती है इस्तीफे देने ही नहीं है। अब ये सारे पीपल्स पार्टी को कहते हैं इस्तीफे देने चाहिए, मुश्तरका इस्तीफों का एक दबाव होगा, ये हुकूमत चली जाएगी, जनरल इंतखाबात आ जाएंगे, अगले आम इंतखाबात हो जाएंगे। वो पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने इसके लिए बहाने बनाए, तो ये दोनों एक दूसरे को कायल नहीं कर पाए। नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो पैगाम है वो, क्योंकि उनका रोल बड़ा कम रहा इसमें, लेकिन उन्होंने कहा ऑल इज़ वेल, जो आप लोग कर रहे हैं मैं उसके ऊपर जो हूँ शामिल हूँ और मैं इत्तफाक करता हूँ उन बातों से जो आप करने जा रहे हैं। बातें हुई क्यों और कैसे हुई? देखिए, एक तो आप याद रखें कि फजलुर रहमान साहब पहले दिन से ये कहते रहे हैं कि हम रावलपिंडी जाने का फैसला कर सकते हैं। अब उन्होंने नाम ही नहीं लिया रावलपिंडी जाने का। अब वो कह रहे हैं कि काफिले 26 तारीख को निकलेंगे मार्च की और इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। रावलपिंडी का नाम क्यों नहीं लिया? किसी ने सोचा? जो आदमी रोज रावलपिंडी, फौज, जर्नल बाजवा साहब, फैज साहब और आईएसआई, पाक फौज, इनके नाम लेता था या उनके साथी उनका नाम लेते थे, वो आज नाम लेने से भी डर रहा है और रावलपिंडी जाने का तस्करा भी नहीं कर रहा। वो बंदा ये कह रहा है कि जनाब काफिले निकलेंगे पूरे मुल्क से और 26 मार्च को जाएंगे टुवर्ड्स इस्लामाबाद। जानबूझकर इस्लामाबाद पर जोर दिया, ये नहीं कहा कि रावलपिंडी जाएंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। कैसे हुआ? हो क्या सकता है? यह है एक बड़ा सवाल। देखिए, नंबर एक तो यह हो सकता है कि फजलुर रहमान साहब को कोई गारंटी मिल गई है, नून लीग को, फजलुर रहमान साहब को, बाकी जमातों को कोई ऐसी गारंटी मिल गई है कि अगली हुकूमत, या तो अगली हुकूमत हम आपको दे देंगे पीडीएम के इत्तेहाद को, या इस हुकूमत को हम इस टाइम तक ख़त्म कर देंगे, या कोई ऐसी गारंटी कि हम आम इंतखाबात जल्दी करवा देंगे, या कोई गारंटी इनको मिल गई है। इसके इम्कानात पे गौर कर लें। फजलुर रहमान साहब को पहले भी गारंटी मिली थी, फजलुर रहमान साहब के बकौल, जब वो लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद गए थे, और फिर उसके बाद से आज तक नाराज़ हैं कि मेरी गारंटी पूरी नहीं की गई। तो फिर गारंटी वाला मामला तो हो जाता है माइनस, क्योंकि पहले वाली पूरी नहीं हुई तो अब वाली कैसे पूरी हो जाएगी, बकौल फजलुर रहमान साहब के। दूसरा मामला यह है कि इस पॉलिसी के नुकसान ने खौफजदा कर दिया है। यानी इदारों को गाली देना, फौज को गाली देना, जनरल बाजवा को बुरा कहना, जनरल फैज़ को बुरा कहना, बाकी जनरल को बुरा कहना, फौज के ऊपर, फौज के ज़ेली इदारों के ऊपर बहुत गंदे इल्ज़ामात लगाना, उनको कहना कि ये सेलेक्टर्स हैं, ये हमेशा शबखून मारते हैं, और उनको मिलाइन करना, उनको कटहरे में लाके खड़ा करना जिसका उन्होंने जुर्म भी ना किया हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही डीपॉलिटिकल हैं, दे आर, लेकिन उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं सारे सियासतदान। सब ने मिलकर यहां से हलवा खाया है। तो आप जो है वो बर्तन, खाली गंदे बर्तन किसी एक से नहीं धुलवा सकते, सबको मिलकर धोने पड़ेंगे। तो अब ये इस पॉलिसी का नुकसान जो हुआ वो उससे खौफजदा हो गए। नुकसान क्या हुआ? जैसे जैसे फौज को बुरा भला कहते रहे, जैसे जैसे फौज की बुराइयां करते रहे, लोग इनके जलसों में आना बंद होते गए। आप देख लें, आखिरी दोनों बड़े इज्तिमात जो इन्होंने कोशिश की
सब ने मिलकर जोर लगाया। लाहौर वाला जलसा फ्लॉप हो गया, जो इलेक्शन कमीशन के बाहर इस्लामाबाद में हुआ फ्लॉप हो गया, सारे मीडिया ने कहा फ्लॉप हो गया, जितने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं सबने कहा फ्लॉप हो गया। वजह क्या हुई? फौज को गाली देना। वजह क्या हुई? कौमी सलामती के इदारों के ऊपर उंगलियां उठाना। यार लोगों का एक रोमांस है फौज के साथ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फौज को गाली दें और एमएनएस बंदे ले लेके आए, एमपीएस बंदे ले लेके आए और आपके जलसे और आपके पंडाल पड़े। नहीं हो सकता। लोग नहीं मानते इस बात को, तो लोग साथ छोड़ गए। एक ये खौफ भी हो सकता है कि इस पॉलिसी से लोग दूर हो रहे हैं, लिहाजा सिर्फ इमरान खान को मारो, फौज को छोड़ दो ताकि लोगों का साथ बरकरार रहे। मुमकिन है, सॉफ्टवेयर ऐसे भी अपडेट हो जाता है। तीसरा एक और बड़ा अहम नुक्ता है, इनको यह नजर आ गया कि फौज को जितनी मर्जी हम तनकीद कर रहे हैं उससे उनका कोई नुकसान नहीं बल्कि उल्टा उनका फायदा हो रहा है। लोगों के दिलों में उनके लिए हमदर्दी बढ़ रही है। बजाय इसके कि लोग उस पर गुस्सा करें, उल्टा हमें नुकसान होना शुरू हो गया है और हमारे अंदर से भी आवाज़ें उठती हैं कि आप फौज से झगड़ा क्यों कर रहे हैं? इसी फौज ने तो आपको इक़्तिदार दिया हमेशा, यही फौज आपके साथ, उसकी गोद में बैठ के तो आप इक़्तिदार में आए और इस फौज को आपने सियासत में जितना मुलविस किया उतना किसी ने भी नहीं किया। तो आज आप उस फौज को गाली क्यों दे रहे हैं? तो इनको पता चल गया कि फौज को तो नुकसान नहीं हो रहा, उल्टा हमें हो रहा है। तो मैंने आपको पहले कहा था ये आसाब की एक जंग होगी, आसाब की एक जंग होगी। यहां पे अपना अपना सब्र आजमाया जाएगा। और हुआ ये कि इस आसाब की जंग में अपोजिशन को नजर आया कि फौज का नुकसान कम और हमें ज्यादा हो रहा है, लिहाजा वो इस जंग को हार गए। फैसला किया कि फौज को नहीं, हुकूमत को टारगेट करें। तो ठीक है, होना भी ये चाहिए, फौज को बाहर रखें और पॉलिटिकल पार्टी आपस में अपना झगड़ा निपटाएं। 26 मार्च का लॉन्ग मार्च क्या वाकई, चंद सवालात हैं, क्या वाकई एक बड़ा लॉन्ग मार्च कर पाएंगे? क्या वाकई ये लोग एक ऐसा मोमेंटम बना पाएंगे 26 मार्च तक? क्योंकि अभी उसके अंदर आपको लगभग 2 महीने तो नहीं कह सकते, 1.5 माह आपके पास है। तो 1.5 माह से ज़्यादा का थोड़ा सा वक्त है। इस वक्त में एक ऐसा मोमेंटम बना पाएगी ये तहरीक पीडीएम कि लोग बहुत बड़ी तादाद में इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन जाएं। इसका जो है ना इन्हिसार चंद बातों पे है। नंबर 1, हुकूमत की पॉलिसियां क्या रहती हैं इस बीच में? हुकूमत अच्छा काम करेगी, लोग कम निकलेंगे, हुकूमत बुरा काम करेगी, लोग ज़्यादा निकलेंगे। ये 2 महीने हुकूमत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। महंगाई बढ़ेगी, लोग ज़्यादा बाहर निकलेंगे, कम होगी, लोग कम बाहर निकलेंगे। मसाइल लोगों के बढ़ेंगे, लोग ज़्यादा बाहर निकलेंगे, कम होंगे, लोग कम बाहर निकलेंगे। इसी तरह अपोजिशन की मकबूलियत भी एक इसका फैक्टर है कि अगर अपोजिशन किसी तरह अपनी मकबूलियत को ऊपर ले आती है, उनके हक में केसेस के फैसले आ जाते हैं कहीं पे, या वो बाज़ मामलात में सच्चे साबित हो जाते हैं आने वाले दिनों में, तो उनकी मकबूलियत बढ़ती है, तो लोग ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे होगा फौज के खिलाफ बयानियां रखेंगे या नहीं, इस पे भी निसार होता है। तो वो तो फौज के खिलाफ अब बयानियां नहीं रखने जा रहे, ऐसा बज़ाहिर नज़र आ रहा है फिलहाल। और इस्लामाबाद या रावलपिंडी वाली बात मैंने आपको पहले बताई कि फजलुर रहमान साहब इस दफ़ा खा गए उस बात को, उन्होंने इसके बारे में तस्करा नहीं किया। काफिले सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचेंगे, यही उनका स्टेटमेंट है। अब इसका नतीजा निकालें तो वो क्या है कि पहला राउंड तो हो गया कि हुकूमत जीत गई, अपोजिशन हार गई। लेकिन अपोजिशन की कामयाबी यह है कि उन्होंने पीडीएम का इत्तेहाद कुछ ना कुछ करके बरकरार रखा, उसको टूटने नहीं दिया। दूसरा, पाक फौज के सामने सियासतदानों को एक दफ़ा फिर अपनी औकात पता चल गई है। उन्हें पता चल गया कि लोग बॉर्डर पे, सरहद पे शहीद होने वालों में और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों में फ़र्क को जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे फौजी बहुत अच्छे होते हैं, कुछ फौजियों ने भी ऐसा किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर उनके नाम आए, ब्रॉडशीट के अंदर उनके नाम आए और दीगर करप्शन के केसेस में उनके नाम आए, लेकिन उनका एहतसाब उनके सिस्टम के मुताबिक होता है और वो कभी अपने करप्ट आदमी के पीछे आके खड़े भी नहीं हो जाते। ये पॉलिटिक्स ही है जो इन चीज़ों को ऐसे इस्तेमाल करती है। हाँ, अब अगर आप परवेज मुशर्रफ का कहेंगे तो उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया था। गद्दारी के मामले पे फौज परवेज मुशर्रफ का साथ दे सकती है, करप्शन के मामले पे नहीं दे सकती। आज इमरान खान साहब ने ब्रॉडशीट के अंदर गालिबन 14 या 9 थे, मुझे अब फिगर याद नहीं है, मैं बता दूंगा आपको बाद में, जो फौजियों के नाम है रिटायर, उनकी भी इंक्वायरी लगवाई है। उस पर तो फौज ने कोई एतराज़ नहीं किया। उस पर तो फौज ने नहीं कहा कि आप हमारे साबिक रिटायर्ड जर्नलों को क्यों फंसा रहे हैं, क्योंकि ये मामला गद्दारी का नहीं है, मुल्क से दुश्मनी का नहीं है, ये कोई धब्बा नहीं लगने जा। हाँ, ये करप्शन का मामला है, जिसने किए भुगते, और इस पर जो है वो पॉलिसी बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई है और पाकिस्तान के बाहर भी, वो ये हुई है कि जो इनकलाबी है ना, वो आज मुंह छुपा के रो रहे हैं।
वो जो सुर्खे हैं या जिन्हें हम खूनी लिबरल कहते हैं, जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से, नवाज शरीफ साहब से, मरीम नवाज साहिबा से, बिलावल से, इन सब से उम्मीद लगाई थी कि ये पाकिस्तान में खूनी इनकलाब लेकर आएंगे और ये पाकिस्तान के इदारों को तहस नहस कर देंगे और ये पाकिस्तान की फ़ौज को सिविलियन सुपरमेसी की ये बात करते हैं। सिविलियन सुपरमेसी होनी चाहिए, मैं भी उसके हक़ में हूँ, लेकिन ये उसकी आड़ में कुछ और चाह रहे हैं। ये उसकी आड़ में आपकी फ़ौज के हाथ बांधना चाह रहे हैं, ये उसकी आड़ में आपकी फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाना चाह रहे हैं, उन्हें डीफेम करना चाह रहे हैं। ये उसकी आड़ में दुश्मन के एजेंट बने हुए हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। बहरहाल ये जो जितने इनकलाबी थे उनका सारा इनकलाब बह गया है फजलुर रहमान साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। जो सुर्खे हैं, खूनी लिबरल्स हैं, वो मुंह छुपा छुपा के आज रो रहे हैं और इसके अलावा उनके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में कह चुका हूं कि आपका मुकद्दस बड़ा हो सकता है मिशन सिविलियन सुपरमेसी का या फौज की मुदाखलत को सियासत में से ख़त्म करने का, आपका बड़ा मुकद्दस मिशन हो सकता है, लेकिन जिन बंदों को आपने आगे लगाया हुआ है, जिन पार्टियों को आपने आगे लगाया हुआ, वो इस काम के लिए बने ही नहीं। जिस वक्त इनको जरा सा आसरा होगा, ये फौरन जाके फौज की गोद में बैठ जाएंगे, ये फौरन जो है वो हार मान लेंगे। अब जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, चाहे इसलिए हुआ कि किसी ने इनका कर दिया है, चाहे इसलिए हुआ कि इनको समझ आ गई कि ये दाल नहीं बिकती, लोग भी हमें छोड़ जाएंगे। लेकिन वो सारे लोग जिन्होंने इनसे उम्मीदें लगाई थी कि ये हमारे लिए फौज से लड़ेंगे, ये हमारे लिए पाकिस्तान की फौज को बदनाम करेंगे, ये हमारे लिए पाकिस्तान की फौज के ऊपर उंगलियां उठाएंगे, उन सबको कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इनकी सियासत इक़्तिदार की नहीं है, इक़्तिदार की है। और ये कोई उसूल की सियासत नहीं है, ये फायदे और नुकसान की सियासत है जो ये कर रहे थे। तो ये है जी इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का और पीडीएम के इजलास का लुब्बे लुबाब। इसके अलावा अगर आपके जहन में कुछ आता है तो आप मुझे मैसेज कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।